स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काजमी। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इंडस्ट्री के लिए कई समिट हम देखते हैं कि इंडस्ट्री के चेंजेस के लिए कैसे एक मंच से गवर्नमेंट, इंडस्ट्रियल्स और जो फार्मर्स का एक इंडिविजुअल मीटअप रहता है उसमें क्या कुछ चेंजेस आते हैं। इसके मद्देनजर हम बात करते हैं कई बार चेंजेस की। तो आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अरविंद कुमार शुक्ला जी से, RVSKVV ग्वालियर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति में। सर आपसे पहला सवाल हमारा यही रहेगा कि इस तरह के समिट जो हमारी इंडस्ट्रीज के लिए किए जाते हैं कितना इम्पैक्टफुल रहते हैं। धन्यवाद मैडम। दरअसल में ये जो समिति है ये सिर्फ इंडस्ट्री के लिए नहीं है। मुख्य रूप से जितना भी माइक्रो न्यूट्रिएंट का काम होता है, चाहे वो वैज्ञानिक कर रहे हों, चाहे इंडस्ट्री कोई फर्टिलाइजर प्रोडक्शन कर रहे हों, और चाहे हमारे कोई और इंडस्ट्री डिजिटल काम कर रहे हों, या फिर किसान जुड़े हुए हों, तो सब कुछ किसानों के लिए ही होता है। मुख्य रूप से देखेंगे आप, ये समिति भारतवर्ष में तीसरी बार हो रही है और इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतवर्ष में जितनी भी हमारी मिट्टियां हैं उनमें अगर आप देखेंगे तो जो सूक्ष्म तत्व हैं उनकी भारी कमी पाई जाती है। मुख्य रूप से आप जानते होंगे, किसान भी भाई जानते हैं कि हमारी ऐसी शायद ही कोई मिट्टी होगी जहां जिंक की डिफिशियंसी ना हो। तो जिंक के अलावा फिर हमारे पास में बोरान की डिफिशियंसी भी आती है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे राजस्थान और हरियाणा और क्या कहते हैं पंजाब, वहाँ पे हमारे आयरन डिफिशियंसी भी आ रही है, लोहे की कमी भी हो रही है। कुछ जगह कापर की कमी भी अब होने लगी है। तो ये जो 4-5 तत्व हैं इनका भूमि में लगातार दोहन होने से और लगातार ज़्यादा उत्पादन लेने से इनकी कमी हो रही है। दूसरी बात है कि इन फर्टिलाइजर का हम प्रचार प्रसार तो कर रहे हैं, लेकिन किसान के खेत तक इनकी उपलब्धता ना होने के कारण किसान इनको खेत में डाल नहीं पा रहा है। तो एक ऐसी समिति की जा रही है जिसमें मुख्य रूप से सूक्ष्म तत्वों की वैज्ञानिकता के बारे में बात हो रही है और वैज्ञानिकता के साथ साथ किन किन प्रकार के फर्टिलाइजर किसानों के लिए ज़्यादा यूजफुल रहेंगे, ज़्यादा सहायक होंगे, उनके लिए इंडस्ट्री भी बैठी हुई है। जो वैज्ञानिक साइंस कर रहे हैं वो साइंस लेड फर्टिलाइजर डेवलपमेंट की बात इंडस्ट्री के लोग यहाँ पे आगे समझ रहे हैं और वैसे ही धीरे धीरे इंडस्ट्री नए नए प्रकार के इनोवेशंस करके और नए नए प्रोडक्ट किसानों के लिए खेतों तक पहुँचा रहे हैं। जी सर, अगर हम बात करें ग्वालियर यूनिवर्सिटी की, तो किस तरह से ग्वालियर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की अगर हम देखते हैं तो कैसे किसानों के लिए ये यूनिवर्सिटी काम कर रही है। आप वाइस चांसलर हैं वहाँ के, क्या कुछ चेंजेस यूनिवर्सिटी की ओर से किए जा रहे हैं, चाहे वो केवीके के माध्यम से हो, कैसे इंफॉर्मेशन फार्मर्स तक पहुँचाने का कार्य हो रहा है। देखिए, जहाँ तक राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर का संबंध है तो वहाँ पे हम 26 जिलों में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उनके द्वारा हम जो जितनी भी तकनीकी है, चाहे वो बीज से जुड़ी तकनीकी हो, चाहे वो फसल जो हमारा कंट्रोल करना है प्रोटेक्शन से, प्लांट प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ हो, या हमारा भूमि के जो स्वास्थ्य है उससे जुड़ा हो, सारे की सारी जो तकनीकी है वो किसानों तक कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से जाती है। हमारे जो 26 जिले हैं उनमें 22 रिसर्च सेंटर भी हैं, तो वहाँ पे शोध होता है और शोध के द्वारा जो भी तकनीक निकलती है उसको हम किसानों तक पहुँचाते हैं। उसमें मुख्य रूप से अगर देखें ग्वालियर चंबल संभाग का जो 26 जिले आते हैं उनमें जो मिट्टियाँ हैं वो 3-4 प्रकार की हैं। काफ़ी एलुवियल सॉइल्स भी हैं, यानी जलोढ़ मृदाएँ भी हैं, और कुछ हमारा जो मालवा क्षेत्र है उसमें काली
मिट्टियाँ भी हैं। लेकिन दरअसल किसानों को भी अच्छी तरीके से पता है, लेकिन बाकी लोगों को ये समझते हैं कि काली मिट्टी में किसी तत्व की कमी नहीं होती है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि जो मध्य प्रदेश की काली मिट्टियाँ हैं वो काफ़ी उथली हैं, 1-2 मीटर के बाद में उसमें नीचे पूरा ग्रेवल्स है, पत्थर भरे हुए हैं, तो उस वजह से उसकी उर्वरता जितनी ऊपर दिखती है नीचे है नहीं। इसलिए उसका जो व्यापक परीक्षण किया गया है और उस परीक्षण में पाया गया है कि इन सूक्ष्म तत्वों के साथ साथ मुख्य रूप से वहाँ पोटास की भारी कमी है, उसके साथ सल्फर की करीब 64% खेत ऐसे हैं जहाँ सल्फर की कमी पाई जाती है, गंधक। और इसके साथ साथ फास्फोरस भी मालवा क्षेत्र को अगर छोड़ दें तो ग्वालियर चंबल संभाग में फास्फोरस की भी काफ़ी कमी है। लेकिन अगर आप देखें किसान का जो फर्टिलाइज़र का प्रयोग करने का तरीका है वो मुख्य रूप से 2 ही फर्टिलाइज़र पर सीमित रहता है, एक है यूरिया और दूसरा DAP, उसको डाई बोलता है, तो वहीं तक सीमित रहता है। जबकि पौधे की उत्पादन के लिए, ग्रोथ के लिए करीब 17 तत्वों की आवश्यकता है। लेकिन हम जितना भी प्रचार प्रसार करते हैं तो वहाँ तक अभी किसान पहुँच नहीं पा रहा। मुझे लगता है कि हमारे मध्य प्रदेश की सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारे डिपार्टमेंट भी लगातार उस पर ऐसा काम कर रहा है जिससे कि अब हम इन जो सूक्ष्म तत्व हैं और जो गंधक की कमी है उसको खेत तक पहुँचा, उनको खेत से समाप्त कर सकें। उसके लिए हमारी सरकार जो है मध्य प्रदेश की वो ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग उस पे ज़्यादा जोर दे रही है। अभी जो हमारे वर्तमान में सचिव महोदय हैं बारवड़े जी, तो उन्होंने अभी एक क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट पे भी वो करवाया, बड़ा प्रोग्राम कराया था, जिसमें ये सोच रहे हैं कि क्रॉप रेजिड्यू को खेती के रूप में कैसे यूज कर सकते हैं, खेती के साथ साथ इंडस्ट्री के रूप में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, उस पर भी काफ़ी एक नई दिशा में चल रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार अब एक नई स्कीम लॉन्च कर रही है, वो है प्रिसीजन एग्रीकल्चर, जिसमें जितनी ज़रूरत है उतनी ही और जिस तत्व की ज़रूरत है उसको ही वहाँ तक लाया जाए। तो हम लोगों ने कई प्रोजेक्ट भरे हुए हैं, उम्मीद करते हैं कि वो प्रोजेक्ट अभी सैंक्शन होंगे और सरकार देगी तो किसानों के लिए ज़्यादा हितकर साबित होंगे। जी सर, जिस तरह आपने हमें बताया कि क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं मोहन यादव सरकार की ओर से भी, या फिर जिस तरीके से यूनिवर्सिटी भी किसानों के लिए कार्य कर रही है, मैं आपसे सर ये भी जानना चाहूंगी कि कुछ ग्रामीण क्षेत्र सर ऐसे रह जाते हैं जहां पर किसानों को जानकारी नहीं मिल पाती है। हालांकि जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं, वहां के वैज्ञानिक होते हैं, नई रिसर्च फार्मर्स तक हमारे किसानों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सर वो जो अछूते किसान अभी भी हैं उनके लिए मध्य प्रदेश में खासकर अगर हम बात करें तो क्या कुछ ऐसा हो रहा है कि कोई भी किसान किसी भी सरकारी स्कीम से अछूता ना रह जाए? देखिए मैडम, अभी जो हमारी सरकार है माननीय डॉक्टर मोहन यादव साहब की, और जो हमारे कृषि मंत्री हैं श्री अदल सिंह कसाना जी, उन लोगों का ये प्रयास है सरकार का कि हम अंतिम किसान तक पहुँचे। तो अभी अगर आप देखेंगे हमारे प्रदेश में कृषि के साथ साथ हम गौ पालन, डेयरी को बढ़ावा दे रहे हैं, और डेयरी के साथ साथ हम मैकेनाइजेशन को भी बढ़ावा दे रहे हैं, और उससे ये सोच रहे हैं कि जो छोटे छोटे किसान हैं उनके लिए बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं, और उसको अंतिम किसान तक कैसे पहुंचाया जाए। अगर आप देखेंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रोग्राम, तो उनको जितने भी प्रोग्राम होते हैं उनमें से करीब 80% प्रोग्राम वो किसानों के लिए होते हैं। ये पहली सरकार है जो किसानों से सीधे संवाद भी करती है सिर्फ, और किसानों के खेत पे भी जाते हैं। अगर आप देख रहे होंगे पीछे के कई प्रोग्रामों में हमारी मुख्यमंत्री जी अभी ग्वालियर में आए थे 5-7 दिन पहले, तो भी किसानों से सीधे संवाद किया, और सीधे संवाद करके उनकी जितनी भी समस्याएं हैं उसका वो बहुत ही शीघ्र और काफ़ी इफेक्टिव निदान करते हैं। जी सर, आपसे आखिरी सवाल हमारा यही रहेगा सर, जैसे कि हम जानते हैं आपने काफी लंबा समय तक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में काम किया है सर, आगे क्या कुछ चैलेंजेस आपको लगते हैं, अभी क्या कुछ कमी आप देखते हैं जिसको फुलफिल करना अभी बाकी है? जी देखिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट में हमने 11 साल रिसर्च किया, पूरे देश की मिट्टियों में कितनी कमी है और किन फसलों में कहाँ जा रही है उसका पूरा लेखा जोखा हमारे पास में उपलब्ध है। मध्य प्रदेश
प्रदेश में अगर देखा जाए तो हमने पूरे प्रदेश की मैपिंग करके हिंदी में एटलस बना दिया है। वैसे तो हमने इंडिया के कई एटलस बनाए हैं और पूरे भारतवर्ष का भी एटलस बना दिया है, लेकिन सिर्फ एटलस बनाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बात है कि हम उसके लिए फर्टिलाइजर संस्तुत करें, यानी रिकमेंडेशन जनरेट करें। तो बहुत सारी रिकमेंडेशन भी जनरेट की गई हैं, लेकिन वो जो रिकमेंडेशन है वो स्टेट लेवल पे है या मतलब एक रीजन लेवल पे है। अब जबकि माइक्रोन्यूट्रिएंट की रिकमेंडेशंस चैलेंज ये है कि हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होनी चाहिए, और अगर हम रिकमेंड कर रहे हैं तो उसकी उपलब्धता होनी चाहिए। उपलब्धता के लिए सिर्फ सरकार ऐसा नहीं कर पाएगी, उपलब्धता के लिए इंडस्ट्रीज को आगे आना होगा, और जो हमारे मैप बने हुए हैं उनको इंडस्ट्रीज को प्रयोग करना चाहिए, और मैप के हिसाब से जहाँ जिस तत्व की डिफिशियंसी आ रही है, और हमने उस एटलस में ये भी निकाला है कि किस जिले के कौन कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं, उनकी कितनी ज़रूरत है, तो उसको भी हम क्या कहते हैं कि इंडस्ट्री देख करके और उसका प्रयोग कर सकती है। जब तक इंडस्ट्री साथ नहीं आएगी, और अवेयरनेस तो सरकार काफ़ी बढ़ा रही है, लेकिन बिना फर्टिलाइजर की उपलब्धता के, खास करके माइक्रोन्यूट्रिएंट की, और किसानों को सूक्ष्म तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में जानकारी देना, क्योंकि जो हम बाकी के फर्टिलाइजर डालते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदायक है, जबकि माइक्रोन्यूट्रिएंट हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आप देख रहे होंगे जितना भी लोग छोटे हो रहे हैं आजकल, तो स्टंटिंग हो रही है, जितना स्टंटिंग हो रही है, तो मध्य प्रदेश का जो डेटा है, हमने एम्स भोपाल के साथ मिलकर काम किया है, तो उसका करीब स्टंटिंग के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, यानी बौना होना, छोटा होना, लेकिन उनमें से करीब 35 या 34% जो बच्चे जो छोटे हो रहे हैं उसमें मुख्य रूप से जिंक की कमी है। अब अगर हम जिन मिट्टियों में जिंक है वो उसको नहीं पहुंचा पाएंगे तो ये स्टंटिंग बनी रहेगी। यानी कि जो अभी कृषि सिर्फ फसल उत्पादन के लिए की जा रही है, उसको जो पोषण सुरक्षा और साथ साथ मानव स्वास्थ्य, उससे जोड़ के देखना होगा, और किसानों को ये बात जन जन तक पहुंचानी होगी। जब ये बात पहुंच जाएगी तो निश्चित रूप से किसान अपने फर्टिलाइजर के जो यूज का पैटर्न है वो बदलेंगे और आगे बढ़ेंगे। मुख्य रूप से तो देश सुरक्षित रहेगा, वो स्वयं सुरक्षित रहेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कृषि से संबंधित और भी तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे, आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ। थैंक यू।